हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति चौधरी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी ल्यूसेंट जीके की इस जबरदस्त सीरीज में। और आज इस सीरीज का है लेक्चर नंबर 16 और आज की वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को, वो भी ल्यूसेंट की जीके की बुक से, वो भी वर्ड टू वर्ड। और पिछली वीडियो में हमने ह्यूमन ब्लड को कवर किया था। अगर आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उनको देख सकते हैं, क्योंकि इस सीरीज में हम ल्यूसेंट की बुक का वर्ड टू वर्ड डिस्कशन कर रहे हैं। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम को कवर करने वाले हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम को कवर करने से पहले मैं आपको उसको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहती हूँ। तो सबसे पहले जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो सबसे पहले वो खाना जाता है हमारे माउथ में। माउथ के बाद जो ये वाला पोर्शन होता है ये होता है फूड पाइप, और जिसको हम ईसोफेगस भी बोलते हैं, ये हमारा माउथ है। उसके बाद सब फिर खाना जाता है हमारे स्टमक में, स्टमक के बाद जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद खाना जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। अब इन सारे पार्ट का क्या रोल है और यहाँ पे खाना जाने के बाद उस खाने के साथ क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो देखते हैं। देखिए, सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो पहला हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हम कवर करेंगे। तो कंप्लीट प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज डिवाइडेड इनटू 5 स्टेजेस। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो हमारा 5 प्रोसेस में होता है, यानी कि 5 स्टेजेस में होता है। सबसे पहला होता है इंजेशन, फिर होता है डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड डिफेक्शन। तो सबसे पहले इंजेशन में क्या होता है? इंजेशन का मतलब होता है मुंह के अंदर हम खाना डालते हैं, तो वो इंजेशन मतलब खाने को मुंह के अंदर डालना, ठीक है। फिर उसके बाद खाना जब हम खा लेते हैं, अंदर डाल लेते हैं, डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। डाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, यानी कि जो हमने खाना खाया है वो हमारे ब्लड में मे बी वो ऐसा खाना हो जो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होता हो, ठीक है। तो डाइजेशन प्रोसेस में क्या होगा, जो कि खाना एब्जॉर्ब नहीं होता ब्लड में, उसको ऐसी चीज़ में कन्वर्ट किया जाता है कि वो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। फिर आती है एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में हमारा जो खाना है वो हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। और एसिमिलेशन प्रोसेस का मतलब होता है जो खाना हमने ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया वो हमारी बॉडी में, अब खाना हम क्यों खाते हैं? ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिले, जिससे हमारी बॉडी काम कर पाए। अब वो जो खाना ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो चुका है, वो खाना अब हमारी बॉडी में यूज जब होता है, उसका जब बॉडी में काम जब होता है, तो वो होता है एसिमिलेशन प्रोसेस। उसके बाद आता है हमारी डिफेक्शन प्रोसेस, और इसको हम ईजेशन भी बोलते हैं। इसको हम एक और नाम देते हैं ईजेशन भी। आपको कहीं जगह जैसे एनसीईआरटी में ईजेशन है, ये ईजेशन प्रोसेस या डिफेक्शन प्रोसेस। इसमें क्या होता है, जो अनवांटेड यानी कि जो ऐसा खाना जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ बॉडी के अंदर, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, वो जो खाना है वो बॉडी से बाहर फेंक दिया जाता है, वो होता है डिफेक्शन प्रोसेस या ईजेशन प्रोसेस। तो सारी की सारी प्रोसेस को डिटेल में स्टडी करेंगे कैसे कैसे ये होता है। तो आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आज की वीडियो को लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले जो प्रोसेस है वो है इंजेशन, और इंजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है? माउथ से स्टार्ट होती है, क्योंकि हम खाना जो है वो माउथ के थ्रू खाते हैं। तो इंजेशन प्रोसेस का मतलब है टेकिंग द फूड इनटू माउथ इज कॉल्ड इंजेशन, यानी कि खाने को माउथ के अंदर डालना, वो क्या होते हैं? इंजेशन प्रोसेस होती है, ठीक है। इंजेशन प्रोसेस अपनी बस इतनी ही है, इसमें कुछ खास होता नहीं। डाइजेशन प्रोसेस अपनी ज़्यादा मेन है, उसको हम स्टडी करते हैं डिटेल में। तो डाइजेशन जो प्रोसेस है वो देखो, कन्वर्जन ऑफ नॉन एब्जॉर्बेबल फूड इनटू एब्जॉर्बेबल फॉर्म, यानी कि ऐसा फूड जो कि हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होता, उसको ऐसी चीज़ में, ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देना कि हमारी बॉडी में या ब्लड में वो एब्जॉर्ब हो जाए। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। और जो डाइजेशन होता है अपने खाने का, वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही हम खाना मुंह के अंदर डालते हैं तो वहीं से हमारी जो डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि वेयर डज द डाइजेशन ऑफ द फूड स्टार्ट, कि फूड का जो डाइजेशन है वो कहाँ से शुरू होता है? तो उसका अपना आंसर होता है माउथ। हमारा फूड का जो डाइजेशन है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं माउथ से कैसे स्टार्ट होता है और कौन से एंजाइम वर्क करते हैं इसके ऊपर, उसको एक बार देखते हैं। देखो, सलाइवा इज सिक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड इन माउथ। माउथ के अंदर सलाइवा सिक्रेट होता है, और कौन सिक्रेट करता है उसको? सलाइवरी ग्लैंड। अब सलाइवा क्या होता है? अपने माउथ के अंदर जो पानी होता है या थूक हम बोलते हैं उसको, तो वो सलाइवा होता है हमारा। और वो कौन सिक्रेट मतलब कौन उसको छोड़ता है? वो होता है सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड जो है वो सलाइवा को रिलीज करते हैं अपने माउथ में, और उसमें एक एंजाइम होता है। सलाइवा के अंदर अपना एक एंजाइम होता है, उसका नाम होता है अमाइलेज, या उसको पेप्टाइलिन नाम भी होता है, ठीक है। उसको ज़्यादातर अमाइलेज ही बोला जाता है, या ये भी उसका नाम होता है, ठीक है। तो उसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज भी बोला जाता है। तो ये जो एंजाइम है उस सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है।
और इस एंजाइम का काम क्या होता है, इस एंजाइम का काम होता है ये जो अपनी सिंपल शुगर अपने खाने के जो अंदर होती है उसको डाइजेस्टेबल, उसको एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है या उसको डाइजेस्ट होने लायक बना देता है। ठीक है, तो कौन सी सिंपल शुगर को किस में कन्वर्ट करता है, माल्टोज में कन्वर्ट करता है, या फिर यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये अपनी बॉडी में किसको ब्रेक डाउन करता है, किसको कन्वर्ट करता है, तो ये अपनी बॉडी में स्टार्च को कन्वर्ट करता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि माउथ के अंदर किसकी डाइजेशन स्टार्ट होती है, तो माउथ के अंदर किसकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, स्टार्च की डाइजेशन जो है वो माउथ के अंदर स्टार्ट हो जाती है। किसकी डाइजेशन स्टार्ट होती है, स्टार्च की डाइजेशन जो है वो माउथ के अंदर स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, स्टार्च की डाइजेशन माउथ के अंदर स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, आगे देखो, इन ह्यूमन सेक्रेशन ऑफ सलाइवा इज अप्रोक्सीमेटली 1.5 लीटर पर डे, मतलब हर दिन ह्यूमन में 1.5 लीटर के आसपास सलाइवा जो है सीक्रेट होता है। 1.5 लीटर जो है 1.5 लीटर सलाइवा एक दिन में किसी ह्यूमन के अंदर सीक्रेट होता है, और वो जो सलाइवा होता है वो कैसा होता है, एसिडिक। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी जो ल्यूसेंट की बुक है उसमें 6.8 से लेकर 7.3 तक दिया हुआ है, लेकिन जो सलाइवा का जो pH होता है वो 6.8 ही होता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज द pH ऑफ सलाइवा, तो आप 6.8 ही लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो 7 होता है, 7 अपना न्यूट्रल होते हैं, ना वो एसिड होता ना वो बेस होता। अगर 7 से कम pH होता है, यानी कि 1 से लेके 7 के बीच में जब pH होता है तो वो तो होता है हमारा एसिड। अगर 7 से लेके 14 के बीच में pH होता है तो हमारा होता है बेस। ठीक है, तो जो अपना सलाइवा होता है वो तो एसिडिक होता है, तो 7.3 तो हो नहीं सकता ना, 7.3 तो फिर बेस की कैटेगरी में चला जाएगा। तो 6.8 जो है वो असली pH होता है सलाइवा का। ठीक है, 6.8 जो सही है, 7.3 नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, आगे देखो, फ्रॉम द माउथ फूड रीच इनटू स्टमक थ्रू फूड पाइप और इसोफेगस। तो ये मैंने आपको फिगर में भी दिखाया था, देखो एक बार इस चीज़ को। खाना हमने मुंह में खाया, माउथ हो गया, यहाँ ये अपना स्टमक है, तो खाने से जो खाना मुंह में था, मुंह से जो खाना वो है स्टमक में किसके थ्रू जा रहा है, फूड पाइप या ओइसोफेगस के थ्रू जा रहा है। अब इस ओइसोफेगस में क्या होता है, एक बार जल्दी से देखो इस चीज़ को कवर करते हैं। देखो, तो माउथ से जो है स्टमक में फूड पाइप के थ्रू जो है खाना जा रहा है, और जो ओइसोफेगस है फूड पाइप का ही दूसरा नाम है, यहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होती। मतलब ये सिर्फ एक पाथ है अपने मुंह से खाना पेट तक लेके जाने का, इसके अंदर अपनी कोई भी डाइजेशन जो है वो नहीं होती। ठीक है, नो डाइजेशन टेक प्लेस हेयर, कोई भी डाइजेशन फूड पाइप के अंदर नहीं होती। देखो, अब अपने टीथ का क्या काम है, टीथ यूज फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड इज मोलर। मतलब इसका क्या हुआ, जो उनसे दांतों से हम खाना खाते हैं, जो टीथ यूज होते हैं फूड को ग्राइंड यानी कि तोड़ने के लिए, वो मोलर होते हैं। देखो मोलर टीथ कौन से होते हैं, इस चीज़ को भी जल्दी से क्लियर कर देती हूँ मैं, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। देखो इस चीज़ को, ये जो अपने पीछे वाले होते हैं, ये वाले जो टीथ होते हैं, इनको हम मोलर बोलते हैं। इसके आगे वाले प्री मोलर होते हैं। ठीक है, आगे वाले कैनाइन वगैरह होते हैं, तो इनकी हमें ज़रूरत नहीं। तो मोलर जो टीथ होते हैं उन्हीं का खाना तोड़ने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, आगे देखो देखो, The regular contraction and expansion of the wall of alimentary canal to push the food in forward direction is called peristaltic movement। देखो अब ये भी ज़रूरी है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है। मान लो ये अपनी फूड पाइप है, ठीक है, फूड पाइप यानी कि ओइसोफेगस, जिसके थ्रू खाना माउथ से लेकर स्टमक तक जा रहा है। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होगी, मान लो हमारा खाना यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे तो जो है हमारी मसल यहाँ पे थोड़ा मोटा हो जाएगा, बाकी जगह पतला रहेगा। ठीक है, अब ये खाना जो है खाना हिल के नीचे आ गया, इस जगह पे आ गया खाना, तो ऊपर से तो ये पतला हो जाएगा, यहाँ से मोटा हो जाएगा। देखो एक बार इसको फोटो के जरिए समझते हैं कि क्या होती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। देखो इसको, ये हमारी फूड पाइप यहाँ पे बना रखी है, फूड पाइप यहाँ पे, ये जो है येलो कलर का, ये अपना खाना है। तो जहाँ पे अपना खाना होता है वहाँ पे तो जो मसल्स होते हैं वो रिलैक्स करती हैं, यहाँ की जो मसल्स है वो रिलैक्स कर रही है। ठीक है, और जहाँ पे खाना नहीं है, जहाँ से खाना आया नहीं है, और जहाँ पे खाना मतलब जहाँ पे पहुँचा नहीं है और जहाँ से आ चुका है, वहाँ की जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि सिकुड़ जाती है ऊपर और नीचे की। और जहाँ खाना होता है वहाँ की जो मसल्स है रिलैक्स करती हैं, यानी कि खुल जाती है। ठीक है, और फिर उसके बाद जब ये खाना नीचे जाएगा तो वहाँ की जो मसल्स है वो रिलैक्स कर जाएंगे, ऊपर वाली दोबारा कॉन्ट्रैक्ट और नीचे वाली भी कॉन्ट्रैक्ट। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक, इस प्रोसेस को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, मैं सारी की सारी चीज़ों को अगली वीडियो में डिस्कस कर लूँगी। कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी चीज़ आप चाहते हो कि मैम ऐसे तैयारी करा दो, वैसे ही कराई जाएगी जैसे आप बोलोगे। ठीक है, आगे देखो,
ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अपना क्लियर हो चुका है, ये हमें समझ आ गया। फिर देखो अब खाना देखो मुंह में गया, मुंह में सबसे पहले क्या हुआ, वहाँ पे एक सलाइवा था, सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम था, वहाँ पे एक एंजाइम था सलाइवरी एमाइलेज, वहाँ पे कौन सा एंजाइम था, वहाँ पे था सलाइवरी एमाइलेज। वो क्या करता है, वो किसको कन्वर्ट करता है, स्टार्च को कन्वर्ट करता है, वो किसको कन्वर्ट करता है, वो स्टार्च को कन्वर्ट करता है। स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, सिंपल शुगर या माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ये क्लियर होगी चीज़। तो सबसे पहले यहाँ पे अब तक कितने क्वेश्चन बनेंगे, सबसे पहले हमारी डाइजेशन जो है फूड की वो माउथ में स्टार्ट होती है, माउथ में स्टार्ट होती है, माउथ में कौन होता है, सलाइवा होता है। सलाइवा को कौन रिलीज करता है, सलाइवरी ग्लैंड्स रिलीज करते हैं, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा को रिलीज करते हैं। उसमें एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज, और वो क्या करता है, स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। अभी तक हमने ये जो मेन चीज़ है वो पढ़ी है, मैंने रिपीट इसलिए किया, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, अब खाना फूड पाइप से कहाँ पहुँच गया, अपने स्टमक में पहुँच गया। अब स्टमक में खाने के साथ क्या होता है उसको जरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो फूड जो है वो कम से कम 4 घंटे के लिए, मतलब अप्रोक्सीमेटली 4 घंटे के लिए अपने स्टमक में रहता है। फूड जो है 4 घंटे के लिए स्टमक में रहता है, और वहाँ पे उसकी डाइजेशन होती है। कैसे, देखो आफ्टर रीचिंग द फूड इन स्टमक गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट्स द गैस्ट्रिक जूस। अपने स्टमक के अंदर होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और वो क्या रिलीज करते हैं, गैस्ट्रिक जूस जो है वो रिलीज करते हैं अपने स्टमक के अंदर। तो स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है, और वो क्या होता है, वो लाइट येलो एसिडिक लिक्विड होता है। गैस्ट्रिक जूस अपना क्या होता है, येलो हल्के पीले रंग का एक एसिडिक लिक्विड होता है, ठीक है। एसिडिक और बेसिक आपको पता ही है। उसका जो पीएच है वो किसके आसपास होता है, वो आप उसके आसपास होता है 1.5 से लेके 3.5 के बीच में, ठीक है। 1.5 से लेके 3.5 के बीच में। तो मैंने आपको पहले ही बताया 1 से लेके 7 तक जो है अगर पीएच हो तो वो एसिड माना जाता है, 7 से लेके 14 तक पीएच हो तो बेस होता है, और 7 वाला न्यूट्रल होता है, ठीक है, जो कि अपना वाटर, ना कि एसिडिक ना कि बेस, ठीक है। तो पीएच जो गैस्ट्रिक जूस है उसका 1.5 से लेके 3.5 तक का पीएच होता है, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस जो रिलीज होते हैं। और क्या रिलीज होता है अपने स्टमक के अंदर, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेटेड फ्रॉम ऑक्जेंटिक सेल्स ऑफ द स्टमक किल्स ऑल द बैक्टीरिया कमिंग विद फूड एंड एक्सेलरेट द रिएक्शन ऑफ एंजाइम। देखो क्या होता है, जो अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, वो कौन रिलीज करता है, वो ऑक्जेंटिक सेल्स या पेरिएटल सेल्स, इन्हीं का दूसरा नाम है। ये मैंने इसलिए साथ साथ लिख रखा है ताकि आप भी साथ साथ अपनी बुक में नोट कर सकें, और रिवीजन करते टाइम आपको साथ साथ पता चलता रहे। ऑक्जेंटिक सेल का ही दूसरा नाम पेरिएटल सेल्स है। तो ये जो सेल्स होते हैं अपनी बॉडी के अंदर वो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वो रिलीज करते हैं ऑक्जेंटिक सेल्स, ठीक है। और ये एक मतलब बड़ा ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और ये क्या करता है, खाने के साथ मान लो जो अपना खाना है वो अपना स्टमक में आ गया, स्टमक में HCl रिलीज होगा, तो खाने के साथ अगर कोई बैक्टीरिया यहाँ पे आए होंगे, अगर कोई बैक्टीरिया यहाँ पे आएंगे होंगे तो वो मर जाते हैं। अब HCl इतना तगड़ा एसिड होता है, तो खाने के साथ साथ जो बैक्टीरिया आए हैं वो एसिड की वजह से मर जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ बच्चों के दिमाग में ये चीज़ आती है कि मान लो अपना स्टमक है, ये अपना स्टमक है, ठीक है, ये अपना स्टमक है, तो यहाँ पे इतना तगड़ा एसिड यानी कि HCl इतना खतरनाक एसिड रिलीज होता है, उससे बैक्टीरिया मर जाते हैं, तो अपने स्टमक को कोई भी नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता, ठीक है। तो इसका एक रीज़न है, अपने स्टमक के चारों तरफ, अपने स्टमक के चारों तरफ एक लेयर बनी होती है म्यूकस की, अपने स्टमक के चारों तरफ एक म्यूकस की लेयर बनी होती है जो हमारे स्टमक को HCl से प्रोटेक्ट करते हैं, कि हमारे स्टमक की जो लाइनिंग है यानी कि वॉल्स हैं जो स्टमक के, वो HCl से कोई उनको नुकसान ना पहुंचे। म्यूकस की लेयर जो है वो HCl से हमारे स्टमक को बचा के रखती है, ठीक है। इसलिए एसिड से सिर्फ बैक्टीरिया मरते हैं जो फूड के साथ आए हैं, और क्या होगा, और हमारे स्टमक को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तो इस HCl के एक तो ये काम है कि ये जो भी बैक्टीरिया आए हैं फूड के साथ, एक तो उसको मार देता है, और इसका क्या काम है, ये जो अपना खाना है उसको कैसा बना देता है, खाने को कैसा बना देगा। अब एसिड है तो खाने को एसिडिक बना देगा, अब खाने को एसिडिक बना दिया इसने, अब खाना एसिडिक बन गया, तो जो पेट के अंदर, जो अपने स्टमक के अंदर एंजाइम रिलीज हो रहे हैं, तो वो ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही वर्क करते हैं, ठीक है। ऐसे एंजाइम हैं जो एसिडिक मीडियम में ही वर्क करते हैं। तो जो एंजाइम है उनके लिए काम करना यानी कि फूड पे वर्क करना उनके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है, क्योंकि जो HCl है वो एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर देता है फूड को, ठीक है। तो काम HCl के दो काम यहाँ पे हो गए, एक तो ये बैक्टीरिया को किल करता है, और एक्सेलरेट द रिएक्शन ऑफ एंजाइम। एक्सेलरेट का मतलब उसकी स्पीड को बढ़ा देता है, जो एंजाइम उसके फूड के ऊपर कोई भी काम कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई रिएक्शन कर रहे हैं, उसको बढ़ा देता है, क्योंकि ये फूड को किस में कन्वर्ट कर देता है, एसिडिक बना देता है फूड को, ठीक है। और ये काम हो गया HCl को। और क्या देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक्स द फूड एसिडिक बाय विच
अमाइलेज रिएक्शन ऑफ द सलाइवा एंड, देखो इसका क्या मतलब है। और तीसरा क्या काम होगा HCl का, देखो दो काम हो गए, एक तो बैक्टीरिया को मार रहा है, दूसरा एसिडिक बना रहा है खाने को ताकि दूसरे एंजाइम इजीली वर्क कर सके। ऊपर से जो अपना सलाइवा था, ठीक है, सलाइवा का जो सलाइवा अभी तक हमारे खाने के ऊपर लगा ही हुआ था, जो हमारे मुंह में सलाइवा था वो खाने के ऊपर अभी तक लगा ही हुआ था ना। एसिडिक, अब HCl क्या करेगा, जो सलाइवा अपने खाने के ऊपर लगा हुआ था, पेट में जाने के बाद यानी कि स्टमक में जाने के बाद जो खाना है उसके ऊपर HCl डाल दिया जाएगा, और HCl क्या करेगा, उस सलाइवा उस खाने के ऊपर काम कर रहा था उसको बिल्कुल बंद कर देगा। तो सलाइवा का जो फंक्शन हो रहा था अपने फूड के अंदर, सलाइवा का जो फंक्शन फूड के अंदर हो रहा था, तो वो उसको बंद कर देता है। कौन बंद कर देता है, HCl जो है वो सलाइवा के फंक्शन को बंद कर देता है। कहाँ पे, स्टमक में, ठीक है। 3 काम हो गए अपने HCl के। आगे देखो, द एंजाइम्स इन द गैस्ट्रिक जूस ऑफ स्टमक। अब जो गैस्ट्रिक जूस स्टमक में रिलीज होता है, एक तो HCl रिलीज होता है, 3 चीजें रिलीज होती है स्टमक में। तो मतलब एक तो गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है, और उस गैस्ट्रिक जूस में 2 चीजें होती है, यानी कि पेप्सिन और एक रेनिन, और तीसरा होता है HCl। तो 3 चीजें कौन कौन सी स्टमक में रिलीज होती है, एक तो HCl रिलीज होता है, एक पेप्सिन और एक रेनिन रिलीज होता है, ठीक है। अब इनका क्या काम है, पेप्सिन और रेनिन का, इसको ध्यान से देखेंगे। पेप्सिन तो क्या करता है, जो प्रोटीन हमारे खाने में है, खाने में कोई प्रोटीन्स होंगे, प्रोटीन्स को किस में कन्वर्ट कर देता है, पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। तो क्या करता है, पेप्सिन का क्या काम है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। तो याद रख लेना, पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन, प्रोटीन को पेप्टोन्स में कौन कन्वर्ट कर देता है, पेप्सिन कन्वर्ट कर देता है। अब आई बात रेनिन की, रेनिन क्या करता है, रेनिन कैसिनोजन को कैसीन में कन्वर्ट करता है। अभी कैसिनोजन क्या होता है भाई, कैसिनोजन भी एक तरीके का प्रोटीन ही होता है, ये भी एक प्रोटीन ही होता है। ये ऐसा प्रोटीन होता है जो मिल्क में यानी कि दूध में पाया जाता है। दूध में जो सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि प्रोटीन जो पाया जाता है दूध के अंदर, वो होता है कैसिनोजन। तो उस कैसिनोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है, कैसीन में कन्वर्ट कर देता है। कौन कन्वर्ट कर देता है, रेनिन कन्वर्ट कर देता है। रेनिन भी एंजाइम है, पेप्सिन भी एंजाइम है। तो क्लियर है ये चीज़। पहले हमने माउथ में देखा सलाइवरी अमाइलेज था, वो किसको, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करा था। फिर हम आए स्टमक में पेप्सिन है, पेप्सिन क्या कर रहा है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर रहा है, और रेनिन क्या कर रहा है, कैसिनोजन को कैसीन में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। ये हमारी बात होगी माउथ की और स्टमक की। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, उसके बाद मैंने बताया था स्टमक के बाद हम जाते हैं इंटेस्टाइन में, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे जाते हैं, हम इंटेस्टाइन में जाते हैं। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम माउथ हमारा क्लियर हो गया। फिर ओइसोफेगस में कौन सी मूवमेंट होते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। उसके बाद हम स्टमक में, स्टमक हमें समझ आ गया। उसके बाद हम कहाँ पे जाते हैं, इंटेस्टाइन में सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे, फिर हम लार्ज इंटेस्टाइन में जाएंगे, ठीक है। तो इसको जल्दी से एक बार स्टडी करते हैं, एक बार जल्दी से देख लेंगे इसको भी। देखो, डाइजेशन इन इंटेस्टाइन 2 टाइप की हैं अपनी, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन तो अपनी है ही, लार्ज इंटेस्टाइन तो है, स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। एक बार इसको जल्दी से देखेंगे। देखो, स्टमक से आने के बाद खाना देखो कहाँ पे जा रहा है। देखो, ये जो येलो कलर का पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारे स्मॉल इंटेस्टाइन है। फिर लास्ट में जाता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो बाहर वाली ये लार्ज इंटेस्टाइन, अंदर वाली स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टमक है, स्टमक के बाद कहाँ जा रही है, येलो वाले पोर्शन में स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे स्टार्ट हुई है। तो 3 हिस्सों में स्मॉल इंटेस्टाइन को डिवाइड किया। सबसे पहले तो येलो वाला है, फिर ये पर्पल वाला है, और ये फिर ब्लू वाला है, फिर ये पर्पल वाला है। तो सबसे पहले जो येलो कलर का हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन अपनी स्टार्ट हुआ है। इसको हम बोलते हैं ड्यूडेनम, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ड्यूडेनम, जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन होता है वो होता है ड्यूडेनम। उसके बाद जो मिडल वाला पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं, जो ब्लू कलर का है, ये होता है जेजुनम। और तीसरा जो पर्पल कलर का जो पोर्शन, सबसे लास्ट वाला जो पोर्शन होता है वो इलियम। ये 3 पोर्शन होते हैं अपने स्मॉल इंटेस्टाइन के, ठीक है। क्लियर है ये चीज़। तो आगे देखो, इस चीज़ को आगे देखते हैं। फिर इन तीनों हिस्सों में कौन कौन से रिएक्शन होते हैं फूड के ऊपर, और क्या क्या फूड में क्या चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाती है इन तीनों पार्ट्स में। तो देखो, सबसे पहले हम आएंगे ड्यूडेनम के ऊपर, जहाँ पे अपना स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हुआ था। तो जो ड्यूडेनम होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। देखो, ये इसलिए मैंने लिख रखी है सारी चीज़ें साथ साथ, ताकि आपको किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम ना हो यहाँ पे, ठीक है। साथ साथ आप भी इसको नोट करते जाना। तो जो ड्यूडेनम होता है वो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है अपना स्मॉल इंटेस्टाइन का। उसके बाद ड्यूडेनम में जब भी अपना फूड आएगा, एज सून एज द फूड रीचेज द ड्यूडेनम। देखो, काइम जो लिखा हुआ है ना, फूड का ही दूसरा नाम है। जो फूड अपने इंटेस्टाइन में आ रहा है, फूड का ही दूसरा नाम काइम है। तो जैसे ही फूड अपने ड्यूडेनम में आएगा तो बाइल जूस लीवर से कंबाइन हो जाएगा उसके साथ। देखो, एक बार जल्दी से एक बार फिगर की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा समझ आएगा।
देखो यहाँ से एक बार जल्दी से देखो, इस स्टमक से हम स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गए, तो ये अपना लीवर है, लीवर से जो बाइल जूस है वो इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम के अंदर वो डाल देता है, और वो लीवर जो ये है अपना यहाँ पे होता है अपना गाल ब्लैडर, और जो अपना बाइल जूस है वो किस में स्टोर होता है, वो अपना स्टोर होता है गाल ब्लैडर में। तो लीवर क्या करता है, अपना बाइल जूस जो लीवर बनाता है वो किस में डाल देता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में डाल देते हैं, ड्यूडेनम वाले पार्ट में जो है वो डाल देता है उसको, और वहाँ पे उसके साथ क्या होता है उस चीज़ को एक बार जल्दी से देखेंगे। देखो वहाँ पे क्या होगा, एज सुन एज द फूड रिचेज बाइल जूस टर्न द एसिडिक मीडियम ऑफ फूड इनटू एल्कलाइन। तो क्या करेगा, जैसे ही फूड वहाँ पे ड्यूडेनम में आया, बाइल जूस लीवर से उसके अंदर डाल दिया। अब बाइल जूस का क्या फंक्शन होता है, बाइल जूस का क्या फंक्शन होता है, देखो बाइल जूस जो अपना होता है जो लीवर में, देखो वो स्टोर, पहले तो बाइल जूस कहाँ पे स्टोर होता है, गोल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक है, गोल ब्लैडर में स्टोर होगा। और फिर बाइल जूस का फंक्शन क्या होता है, बाइल जूस क्या करता है, देखो खाना जो पेट में था वो कैसा था, एसिडिक था ना, HCl एसिड था, उसने उसको खाने को एसिडिक बनाया था, याद है ना, अभी भी बताया। तो वो खाना एसिडिक अब इंटेस्टाइन में चला गया, तो बाइल जूस उसको जाते ही कैसा कर देगा, बेसिक बना देगा। बाइल जूस कैसा होता है, बेस होता है, तो खाने को कैसा बना देता है, बेसिक बना देता है। एसिडिक था ना, पेट में था जो खाना, तो वो जब इंटेस्टाइन में आएगा तो उसके ऊपर बाइल जूस डाल देंगे, बाइल जूस खाने को क्या बना देता है, बेसिक बना देता है, ठीक है। उसके बाद देखो एल्कलाइन का मतलब बेसिक ही है यहाँ पे, बाइल जूस टर्न द एसिडिक मीडियम ऑफ फूड इनटू एल्कलाइन यानी कि बेसिक। फिर देखो पैनक्रियाट, फिर वहाँ पे क्या, फिर देखो इंटेस्टाइन जो है अपनी इंटेस्टाइन, उसमें सबसे पहले तो बाइल जूस डाल दिया लीवर ने, फिर उसके बाद जो पैनक्रियास जो पत्ते जैसी शेप का अपना ऑर्गन होता है, तो वो अपने कुछ एंजाइम्स उसके अंदर डालेगा, ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस उसके अंदर डालेगा, उसके अंदर काफ़ी एंजाइम होते हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो पैनक्रियास कंबाइंड विद फूड, तो जो वो पैनक्रियाटिक जूस है वो फूड के साथ कंबाइन कर जाता है। तो 3 टाइप के एंजाइम्स होते हैं, कौन कौन से, पहला है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन जो थे, देखो सबसे पहले तो प्रोटीन को पेप्टोन्स में किसने कन्वर्ट किया था, पेप्सिन ने कन्वर्ट किया था, जो कि स्टमक के अंदर था। फिर भी मान लो कुछ प्रोटीन रह गए, और देखो कुछ प्रोटीन्स को तो पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर दिया था किसने, पेप्सिन ने कन्वर्ट कर दिया था। मान लो कुछ प्रोटीन बच गए और जो पेप्टोन्स पे तो कन्वर्ट कर ही रखा है, तो जो प्रोटीन बचे और जो पेप्टोन्स हैं उनको पॉलीपेप्टाइड्स में और अमीनो एसिड्स में, अमीनो एसिड में कौन चेंज करता है, ट्रिप्सिन चेंज करता है। देखो ट्रिप्सिन क्या करता है, जो प्रोटीन बच गए थे स्टमक में चेंज होने से और जो पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर दिया था पेप्सिन ने, तो उन दोनों को किस में कन्वर्ट कर देता है, पॉलीपेप्टाइड में और अमीनो एसिड में कौन कन्वर्ट कर देता है, ट्रिप्सिन जो है वो कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ट्रिप्सिन का काम हो गया यहाँ पे। और ये देखो पैनक्रियाटिक जूस में ही तीनों एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन भी, अमाइलेज भी और लाइपेज भी। देखो ट्रिप्सिन का काम हो गया, यहाँ से याद कैसे रखते हो, देखो पेप्सिन जैसा ही है ट्रिप्सिन, पेप्सिन इसके पीछे भी सिन है, इसके पीछे भी सिन है, तो पेप्सिन और ट्रिप्सिन एक जैसा है। पेप्सिन भी प्रोटीन को कन्वर्ट करता है और ट्रिप्सिन भी प्रोटीन को कन्वर्ट करता है। पेप्सिन किस में कन्वर्ट करता है, पेप्सिन पेप्टोन में कन्वर्ट करता है PP, और ट्रिप्सिन किस में कन्वर्ट करता है, पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है, ये भी PP, ठीक है, और अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। यहाँ से ऐसे याद रख सकते हो तुम, ठीक है। और देखो अमाइलेज देखो शुरू में जब माउथ में था सलाइवा में कौन सा एंजाइम था, अमाइलेज ही तो था। वो क्या कर रहा था, वो स्टार्च को कन्वर्ट कर रहा था सिंपल शुगर में। यहाँ पे भी जो स्टार्च वहाँ से माउथ में बच गया था कन्वर्ट होने में, तो स्टार्च को सोल्यूबल शुगर में ही कन्वर्ट करेगा अमाइलेज। तो माउथ वाला अमाइलेज भी, और जो पैनक्रियाज ने इंटेस्टाइन के अंदर अमाइलेज छोड़ा वो भी स्टार्च को कन्वर्ट करेगा, किसके अंदर कन्वर्ट करेगा, सोल्यूबल शुगर के अंदर कन्वर्ट करेगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। और देखो अगला है लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, ये फैट्स को, जो फैट्स हैं उनको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ग्लिसरॉल में और फैटी एसिड्स में। ग्लिसरॉल में और फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है, किसको कन्वर्ट कर देता है, फैट्स को कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये तीनों के तीनों अपने किसके हैं, पैनक्रियाज के हैं, पैनक्रियाटिक जूस के अंदर जो एंजाइम थे। आगे देखो कोलिसिस्टोकिन is a hormone secreted by endocrine cells of duodenum which induce the release of digestive enzyme from pancreas and bile from gallbladder. It is also known as appetite suppressor. देखो इसका क्या मतलब हुआ, एक ऐसा हार्मोन है ये जो ड्यूडेनम के जो एंडोक्राइन सेल्स हैं, यानी कि जो ड्यूडेनम के जो अपना ये इंटेस्टाइन का सबसे पहला वाला पोर्शन है, इसके वो वाले सेल्स, इसके वो सेल्स जो हार्मोन रिलीज करते हैं, वो एक ऐसा हार्मोन रिलीज करते हैं जो कि
जो कि किस चीज़ को, ये क्या करता है, ये हार्मोन जैसे ही रिलीज होगा ये क्या करेगा, ये कहेगा मतलब बाई, ये लीवर को कहेगा कि भाई पेन देखो मैं रिलीज हो चुका हूँ, अब मेरे मतलब अब इंटेस्टाइन के अंदर बाइल जूस को रिलीज कर दो। और पेनक्रियाज को भी बताता है कि देखो अब जब ये हार्मोन रिलीज होता है इसका काम क्या होता है, ये लीवर को कहता है कि बाइल जूस रिलीज कर दो इंटेस्टाइन के अंदर, और क्या करो पेनक्रियाज को बताता है कि पेनक्रियाटिक जूस को रिलीज कर दो अपने इस इंटेस्टाइन के अंदर और इनका वर्क स्टार्ट करा दो। तो इसका यही फंक्शन होता है इस हार्मोन का। ये क्या करता है, डाइजेस्टिव जो इंजाइम है पेनक्रियाज से और बाइल जूस जो है गाल ब्लैडर से, उनको रिलीज करवाता है इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, इसका काम समझ आ गया। और इसको एपेटाइट सुप्रेसर क्यों बोला जाता है? एपेटाइट का मतलब होता है हंगर, भूख से कह सकते हो कि एपेटाइट का मतलब होता है और खाने का मन करना। ठीक है, यानी कि भूख ही होगा वो एक तरीके से। तो इसको सुप्रेसर क्यों बोलते हैं? इस एंजाइम के बाद जो है वो भूख जो है वो कम हो जाती है इस एंजाइम के रिलीज के बाद, क्योंकि वो जो है दूसरे एंजाइम जो है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, डाइजेस्टिव फंक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो जो है हमारी भूख कम लगती है। तो इसको हम भूख को दबाने वाला एंजाइम भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? तो इस एंजाइम का फंक्शन तो यही है कि ये बाइल जूस को कहता है कि लीवर को कहता है कि बाइल जूस छोड़ दो, और उसको पेनक्रियाज को कहता है कि पेनक्रियाटिक जूस जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज कर दो। इसका यही फंक्शन है। आगे देखो, ड्यूडेनम अपना कंप्लीट हो गया, उसके बाद है जेजुनम, सेकेंड जो पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। और इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा फिर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कंप्लीटेड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड स्टार्ट। देखो हमने 5 प्रोसेस स्टार्टिंग में पढ़ी थी, 5 प्रोसेस हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी। सबसे पहली प्रोसेस थी इंजेशन, वो अपनी हो गई थी। फिर दूसरी प्रोसेस थी डाइजेशन हम पढ़ रहे थे। तो दूसरी प्रोसेस जो है वो जेजुनम वाले पोर्शन में आके कंप्लीट हो जाती है, और थर्ड प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। थर्ड प्रोसेस कौन सी होती है? एब्जॉर्प्शन वाली प्रोसेस, वो यहाँ पे आके स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद फ्रॉम द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, देखो एब्जॉर्प्शन का मतलब ब्लड के अंदर खाने का एब्जॉर्ब हो जाना। तो कैसे होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट्स द फॉलोइंग एंजाइम्स। ठीक है, तो क्या होगा, क्या होता है, जो अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती है उनके ऊपर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बने होते हैं, इनको हम बोलते हैं विलाई। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो दीवारें वॉल्स होते हैं उनके ऊपर ऐसे ऐसे स्मॉल प्रोजेक्शन बने होते हैं, उनको विलाई बोलते हैं। और इन विलाई की हेल्प से जो अपना फूड होता है इनके अंदर एब्जॉर्ब होता है। उससे एब्जॉर्ब होने से पहले कुछ इनके ऊपर एंजाइम एक्ट करते हैं फूड के ऊपर। जेजुनम वाले पोर्शन में पहले उन एंजाइम्स को देख लेते हैं कौन कौन सा है। इरेप्सिन है, माल्टाज है, सुक्राज है, लैक्टाज है, लाइपेज है। ठीक है, तो देखो ये देखो, इट कन्वर्ट्स द रिमेनिंग प्रोटीन एंड पेप्टोन इनटू अमीनो एसिड। इरेप्सिन क्या करेगा? देखो सबसे पहला पेप्सिन, फिर आया ट्रिप्सिन, और फिर आया इरेप्सिन। तो आप इनको सिन से याद रख सकते हो। पेप्सिन क्या करा? प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट। ट्रिप्सिन क्या करा था? बचे हुए प्रोटीन को और जो पेप्टोन थे उनको किसमें? पॉलीपेप्टाइड्स और अमीनो एसिड में कन्वर्ट करा था। अब ये भी इरिप्सिन है, ये भी क्या कर रहा है? ये कन्वर्ट कर रहा है, ये भी प्रोटीन और पेप्टोन को किस में कन्वर्ट कर रहा है? अमीनो एसिड में। तो जितने भी सिन है किसको कन्वर्ट कर रहे हैं? प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर माल्टास है, माल्टास क्या कर रहा है? माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज कर रहा है। सुक्रास क्या कर रहा है? सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज कर रहा है। तो ये ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, ये सारी की सारी शुगर ही होती हैं। ठीक है, लैक्टाज क्या कर रहा है? लैक्टोज, ये भी एक शुगर होता है, उसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में चेंज कर रहा है। और लाइपेज, देखो लाइपेज हमने पहले भी देखा था, लाइपेज जो है वो क्या कर रहा है? लाइपेज जो है वो फैट्स को किस में कन्वर्ट कर रहा है? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में। ठीक है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट कर रहा है। उसके बाद इंटेस्टाइनल जूस जो है वो एल्कलाइन होता है नेचर में। जो इंटेस्टाइन के अंदर जो से ये 5 एंजाइम इंटेस्टाइनल जूस में आए हैं, ये कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं नेचर में। ठीक है, बेसिक होते हैं। उसके बाद किसी भी हेल्दी पीपल में 2 लीटर ऑफ इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट होता है हर दिन। कोई भी हेल्दी जो बंदा होगा उसमें कम से कम 2 लीटर इंटेस्टाइनल जूस जो है वो सीक्रेट होता है रोज की रोज। ठीक है, आगे देखो। उसके बाद लास्ट वाला जो पोर्शन है एब्जॉर्प्शन, उसके बाद जो लास्ट वाला पोर्शन है उसमें क्या होता है? डाइजेस्टेड फूड। देखो सबसे पहले वाले पोर्शन में क्या रिलीज हुआ? उसमें पेनक्रियाज के जो ड्यूडेनम वाला पोर्शन था उसमें पेनक्रियाज का जूस और लीवर का जूस, बाइल जूस सीक्रेट हुआ। उसके बाद अगला जो पोर्शन आया उसमें जो है इंटेस्टाइनल जूस रिलीज हुआ। तीसरा जो है पोर्शन इलियम, इसमें क्या होता है? एब्जॉर्प्शन जो है वो मतलब एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है प्रोसेस। पिछले पोर्शन में क्या हुआ था? जो डाइजेशन वाली प्रोसेस है वो कंप्लीट खत्म हो जाती है, और इसमें एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? देखो किस तरीके से एब्जॉर्प्शन होगा। डाइजेस्टेड फूड गेट मिक्सड इनटू ब्लड
इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो क्या होगा, जो डाइजेस्टेड जो फूड है वो ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है। डाइजेस्टेड फूड ब्लड के अंदर कैसे मिक्स होगा मैंने बताया, जो उसकी वॉल्स होते हैं उसके ऊपर स्मॉल विलाई होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, तो उनके थ्रू जो है वो खाना जो है ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है। ठीक है, देखो द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड टेक प्लेस थ्रू विलाई फाउंड ऑन द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, हो गया। उसके बाद प्रोसेस आती है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का क्या मतलब, एब्जॉर्ब फूड को यूज करना बॉडी के लिए। ठीक है, ये एसिमिलेशन प्रोसेस होती है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो डाइजेशन वाली ही प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद फिर है लार्ज इंटेस्टाइन में खाना पहुंचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में पांचवी प्रोसेस यानी कि ईजेशन या डिफेक्शन वाली प्रोसेस स्टार्ट होती है। इसमें क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड। देखो अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, जो खाना हमारी बॉडी में यूज नहीं हुआ, क्योंकि जो खाना यूज हो चुका है वो तो एसिमिलेशन प्रोसेस में और एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में जा चुका है ना ब्लड में, तो जो खाना यूज नहीं हुआ वो जो खाना है वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है, और वहाँ पे जो उसके वो बैक्टीरिया जो होते हैं वो उसको फीसिस में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो एनस के थ्रू फिर वो खाना बाहर निकाल दिया जाता है, और उस खाने की मूवमेंट जो होती है अनडाइजेस्टेड फूड की, उसको बोलते हैं बावल मूवमेंट, उसको हम बोलते हैं बावल मूवमेंट। और स्मॉल इंटेस्टाइन, एक बात याद रखनी है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो ज़्यादा लंबी होती है लार्ज इंटेस्टाइन से। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल क्यों कहते हैं, लार्ज को लार्ज क्यों कहते हैं, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो पतली होती है, थिन होती है, तो इसलिए उसको स्मॉल बोलते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन थोड़ी सी मोटी होती है, इसलिए उसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। अगर लेंथ की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है लंबी होती है, और लॉन्ग इंटेस्टाइन जो लार्जर इंटेस्टाइन है वो कैसी होती है, वो छोटी होती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। अब देखो हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पोर्शन तो कंप्लीट हो गया कि कौन कौन सी प्रोसेस होती है, बस कुछ वो पढ़ने रह गए ऑर्गन जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर वर्क करते हैं, उनको हम कल की क्लास में स्टडी करेंगे। यहाँ पे एक बार देखो इसको जल्दी से, फूड माउथ में गया था पहले, फिर ओइसोफेगस में, फिर स्टमक में गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन के जाने के बाद यहाँ से एनस के थ्रू जो फूड है वो बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो आज जो है ये हो गया, एक बार जल्दी से इसकी समरी जो है वो स्टडी कर लेते हैं कि क्या क्या हुआ, किसने किसको कन्वर्ट किया, किस में कन्वर्ट किया, ताकि आपको याद रहे। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेंगे, रिवाइज करने के बाद फिर आज की क्लास को यहीं एंड करेंगे, फिर कल के सेशन में जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड उनको स्टडी करेंगे। ठीक है, देखो एक बार जल्दी से देखो, पहला जो माउथ के अंदर रिलीज हो रहा था सलाइवा, सलाइवा के अंदर एंजाइम कौन सा था, सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, वो किसको कन्वर्ट कर रहा था, स्टार्च को, और स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर रहा था, माल्टोज में। ठीक है, उसके बाद फिर पेट में गया खाना, खाने उस पेट में खाना गया, तो पेट में कौन थे, गैस्ट्रिक जूस यानी कि स्टमक में कौन कौन से थे, पेप्सिन थे और रेनिन थे। पेप्सिन क्या कर रहा था, प्रोटीन को कन्वर्ट कर रहा था पेप्टोन्स में। रेनिन क्या कर रहा था, कैसीन को कन्वर्ट कर रहा था। ठीक है, कैसिनोजन को कन्वर्ट करा था कैसीन में, ये बोल सकते हो। ठीक है, फिर आए पेनक्रियाटिक जूस जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला वाला पोर्शन ड्यूडेनम, उसमें आए, उसमें ट्रिप्सिन था, ट्रिप्सिन किसको कन्वर्ट कर रहा था, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में। अमाइलेज किसको कन्वर्ट कर रहा था, स्टार्च को शुगर में। लाइपेज किसको कन्वर्ट कर रहा था, फैट को फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में। ठीक है, फिर वो गया अगले पोर्शन यानी कि सेकेंड पोर्शन में जेजुनम में, फिर इंटेस्टाइनल जूस, वहाँ पे 5 थे। इरेप्सिन क्या कर रहा था, प्रोटीन को अमीनो एसिड में, माल्टाज माल्टोज को ग्लूकोज में, लैक्टाज लैक्टोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, सुक्राज सुक्रोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, लाइपेज किसमें किसको कन्वर्ट करा था, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम आई है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कहीं भी कोई अगर दिक्कत आई है तो। अगर आपकी आज की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर से शेयर कर देना, ताकि यार उनका भी कुछ भला हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।